हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मंत्रा में, जहां मिलता है आपको इंग्लिश का बेस्ट नॉलेज। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अब तक बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, अच्छी तैयारी करते हैं, रिवाइज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। अगर इतना कुछ आप करते हैं तो फिर भविष्य आपका सुनहरा है। अगर आप नहीं करते हैं तब भी अच्छा है, ठीक है, तब भी अच्छा है। मैंने कभी फोर्स किया नहीं है किसी पे, लेकिन कहूँगा ज़रूर कि बेहतर भविष्य बनाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। देखो बच्चों, अब क्लास के टाइम में लेक्चर लेना अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन बताऊँ कि आपके 4 साल का परिश्रम आपको 40 साल का आराम देता है। अगर आप क्लास 9th 10th 11th 12th को ढंग से पढ़ लीजिए ना, तो श्योर है कि आप सफलता बड़ी जल्दी हासिल कर लेते हैं और आपकी बाकी की 40 साल की उम्र बड़े आसानी से कट सकता है। लेकिन अगर ये 4 साल आपने गंवा दिया, ये 4 साल अगर आपने घूमने में, मस्ती करने में या फिर किसी भी काम में लगा दिया इधर उधर, तो फिर बाकी के 40 साल आपके कैसे कटेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। और किसी दूसरे के भरोसे अगर आप अपनी लाइफ को बेहतर करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। करना आप ही को है, चाहे जैसे भी करिए। अपनी लाइफ को आसान बनाना आपका काम है। तो पढ़ाई करके, सफल हो के अपने जीवन को बेहतर बनाना सबसे आसान कामों में से है। इसके अलावा कोई भी काम करेंगे इतना हार्ड वर्क है कि हालत ख़राब हो जाएगी, ठीक है, हालत ख़राब हो जाएगी सॉरी। तो बच्चों, ध्यान दें आप लोग कि अच्छे से पढ़िए, आगे बढ़िए, सफल होइए। सफल होने के बाद आपके मन में जो आए वो करिए, सब सही है। क्योंकि तुलसीदास ने भी लिखा है कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई। आगे उन्होंने क्या लिखा है मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है, लेकिन यह एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। यानी कि सामर्थ्यवान व्यक्ति अगर कोई गलती भी करता है तो उसे दोष नहीं लगता है। फिलहाल अभी कहाँ तक सच्चाई है मैं कुछ कह नहीं सकता। फिलहाल आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप सामर्थ्यवान बन जाएँ तो फिर आप अपने लाइफ को अच्छे से जी सकते हैं, अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं बस ये कह रहा था कि हम लोगों का जो पिछला टॉपिक रहा है, किसमें, ट्रांसलेशन में, हम लोग देख रहे थे क्या, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने आप लोगों को 6 रूल बता दिया था, जिसमें से मैंने रूल फर्स्ट में कहा था कि हमारे सेंटेंस का वर्ब का नंबर और पर्सन वही होता है जो उसके सब्जेक्ट का होता है। मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। एक रूल हुआ। दूसरे रूल में मैंने कहा कि अगर 2 सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो उनका वर्ब प्लूरल हो जाता है। तीसरे रूल में मैंने कहा कि अगर 2 नाउन या प्रोनाउन किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर इशारा कर रहे हों तब वहाँ पे वर्ब हमारा सिंगुलर होता है। चौथे रूल में मैंने कहा अगर 2 नाउन या प्रोनाउन 2 लोगों के, 2 अलग अलग लोगों की ओर इशारा कर रहे हों तब हमारा वर्ब प्लूरल हो जाता है। 5वां रूल हम लोगों ने देखा कि आइदर आर या फिर नाइदर नार से अगर जुड़े हुए सब्जेक्ट हैं तो वर्ब बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार आता है। यानी कि आइदर आर या नाइदर नॉर से जुड़े हुए शब्दों से अगर सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है और उनका नंबर अलग अलग है तो वर्ब को हम लोग प्लूरल कर देते हैं या फिर बाद वाले सब्जेक्ट को देख लेते हैं। 6ठे नंबर पे यानी कि रूल 6 में हम लोगों ने कहा था कि 2 सेंटेंस हों और उनमें ईच यानी कि जो सब्जेक्ट हो वह ईच, एवरी, मेनी, ये या नाइदर से जुड़ा हुआ हो तो वर्ब हमारा सिंगुलर होता है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, रूल 7 के बारे में। आइए हम लोग बात करते हैं रूल 7 के बारे में। रूल 7 कहता है कि यदि 2 सब्जेक्ट क्या हुए हों, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हों, ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हों। यदि 2 सब्जेक्ट नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हों, यहाँ लिख देना है, ऑल्सो से जुड़े हों, ठीक है, तो वर्ब की सिचुएशन क्या होती है, तो वर्ब बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है, सब्जेक्ट के अनुसार होती है, ठीक है। इस चीज़ पे ध्यान देना है। रूल 7 यही कहता है कि अगर नॉट ओनली से जुड़े हुए 2 सब्जेक्ट हैं
तो बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार हमारा वर्ब आएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है केवल पुत्र ही नहीं उनके पिता भी हंस रहे थे। ध्यान से समझिए आप इस चीज़ को, केवल पुत्र ही नहीं उनके पिता भी हंस रहे थे, केवल पुत्र ही नहीं। ठीक है, यानी कि उनके पिता मतलब कई बच्चे कई थे, यानी कि हम लोग कहेंगे नॉट ओनली दी सन्स बट ऑल्सो, कौन, उनके पिता, उनके का मतलब देयर हो जाएगा, देयर फादर। ठीक है, नॉट ओनली द सन्स बट ऑल्सो देयर फादर। अब यहाँ पे क्या है कि नॉट ओनली द सन्स, बहुत लोग हैं और उनका पिता तो कोई कैसा होगा, एक ही होगा ना, बट ऑल्सो देयर फादर, यहाँ पे कर देंगे वॉज और यहाँ पे आ जाएगा लाफिंग। ठीक है, इसी सेंटेंस को ऐसे देखिए, इसी सेंटेंस को ऐसे देखिए, केवल पिता ही नहीं बल्कि, केवल पिता ही नहीं बल्कि उसके बेटे भी हंस रहे थे। ठीक है, केवल पिता ही नहीं उसके बेटे भी हंस रहे थे, मतलब अब आप कहेंगे नॉट ओनली द फादर, नॉट ओनली द फादर बट ऑल्सो हिज सन्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक सब्जेक्ट हो गया दी फादर और वहाँ पे हो गया हिज सन्स, तब आपको लिखना पड़ेगा वेयर लाफिंग। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आपको यह ध्यान देना है कि नॉट ओनली बट ऑल्सो से जब भी कोई सब्जेक्ट जुड़ रहा हो तो हम लोग बाद वाले सब्जेक्ट को देख के उसका वर्ब लगा देंगे। तो यहाँ पे बाद वाला वर्ब हिज सन्स आया है, जो कि क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ वर का यूज करते हैं। और यहाँ पे देयर फादर यानी कि इन बच्चों का पिता एक ही था, इसीलिए हमने यहाँ पे वर्ब को सिंगुलर करके वॉज लिख दिया है। ठीक है, तो आई थिंक आपको रूल 7 और इसका एग्जाम्पल क्लियर है। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट रूल यानी कि रूल 8 की ओर। ओके, रूल 8 कहता है, क्या कहता है, यदि सब्जेक्ट्स, जो सब्जेक्ट्स हैं वो आर या फिर नॉर से जुड़े हों। ठीक है, आर या नॉर से जुड़े हों और वो जो सब्जेक्ट है इसका पर्सन PERSON, पर्सन कैसा हो, डिफरेंट हो, यानी एक ही पर्सन के ना हो, डिफरेंट पर्सन के हो। पर्सन जैसे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो अगर सब्जेक्ट के पर्सन अलग अलग हों और वह आर और नॉर से जुड़े हों तो वर्ब कैसा होता है, वर्ब, तो हमारा जो वर्ब होता है कैसा होता है, बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जल्दी समझ में आएगा। एग्जाम्पल है या तो वह या मैं, और यहाँ पे लिख दिए अपराधी हूँ, या तो वह या मैं अपराधी हूँ। अब यहाँ पे ट्रांसलेट करते समय क्या हो जाएगा, लिखना पड़ेगा आइदर ही और आई, आइदर ही और आई। देखिए यहाँ पर आर का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे ही है, यहाँ पे आई है। आपने कहा है कि जब दोनों अलग अलग डिफरेंट पर्सन के हों तो हमारा वर्ब बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार आता है, यानी यहाँ लिखेंगे एम और यहाँ हो जाएगा गिल्टी। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को। एक और दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल है न तो तुमने न ही मैंने यह काम किया है,
ठीक है, ध्यान से देखते हैं, यह काम किया है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो। न तो तुमने न ही मैंने, मतलब ये हो गया नाइदर, NEI, ठीक है, नाइदर यू नॉर आई, ठीक है। सब्जेक्ट को देखिए ध्यान से, यहाँ पे यू है, यहाँ पे क्या है, आई है, नॉर से जुड़ा हुआ है, और ये जब डिफरेंट पर्सन के हो जाएं तो बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आता है। यह काम किया है, कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हैज और हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो आई के साथ हम लोग यूज करते हैं हैव, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन, आगे लिख देंगे दिस, और यहाँ पे वर्क, ठीक है। समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये रूल 8 यही कहेगा कि जब भी कोई सब्जेक्ट आर या नार से जुड़ रहा हो, अलग अलग पर्सन का हो, तो बाद वाले सब्जेक्ट को देख के हम लोग उसके वर्ब का निर्धारण करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्लियर होता है रूल नंबर 8। देखते हैं क्या कहता है रूल नंबर 9। रूल 9 कहता है कि जब, ठीक है, जब कलेक्टिव नाउन का मतलब किसी एक ग्रुप से संबंधित हो, एक समूह को ओर इशारा करे, एक समूह की ओर इशारा करे, तो क्या होता है, वर्ब हमारा सिंगुलर हो जाता है। कैसा होता है, सिंगुलर हो जाता है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक एग्जाम्पल है, यह कक्षा बड़ी है, यह कक्षा बड़ी है, ठीक है। अब देखिए कक्षा का मतलब क्या होता है, कक्षा का मतलब क्लास से है, और एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो हमको बहुत सारे बच्चों से नहीं मतलब है, उस सारे बच्चों को जब मिलाएंगे तब जाके एक कक्षा बनेगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं, कहते हैं दिस क्लास इज लार्ज, दिस क्लास इज लार्ज, ऐसे होता है, ठीक। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लीजिए अगर कहा जाए, छोटा सा एग्जाम्पल है ये, ध्यान दीजिएगा, सेना चल दी है। कंफ्यूज मत होइए, टेंस को पहचान लीजिए कौन सा टेंस है, ठीक है। जब मुख्य क्रिया में आ ई ए के साथ हैं हूँ हो आने लगे तो टेंस हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेना का मतलब किससे है, दी आर्मी। अब कहेंगे सेना में लोग तो बहुत हैं, है ना, सेना में लोग बहुत है, लेकिन सब लोग मिलके क्या बना दिए, आर्मी बना दिए, समूह बन गया, कलेक्शन बन गया। दी आर्मी चल दी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यहाँ पे अगर यह सिंगुलर हो गया तो हो गया हैज, और यहाँ पे हो गया मार्च्ड, क्योंकि बच्चों जब आर्मी चलती है तो मार्च करते हुए चलती है, ठीक है, घुड़ दौड़ नहीं करती। घुड़ दौड़ का मतलब ऐसे वैसे नहीं भागती, बहुत सिस्टमेटिक ढंग से चलते हैं वो लोग, इसीलिए उसको वहाँ पे मार्च लिखा गया, मार्च करते हैं वो लोग, ओके। तो ये रूल 8 रूल 9 आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल यानी कि रूल 10 की ओर, देखते हैं यहाँ पे। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, रूल 10 कहता है कि जब किसी समूह का यानी किसी बंधी हुई रकम या बंधी हुई दूरी या इकट्ठा की हुई दूरी, इकट्ठा किया हुआ धन की बात हो रही है तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर होता है। जैसे कहता है, क्या कहता है, कहता है जब बहुवचन संख्या से, जब बहुवचन संख्या से किसी बंधी हुई रकम, रकम का मतलब धन से है, या बंधी हुई दूरी का बोध हो, ठीक है, बंधी हुई दूरी का बोध हो तो क्या होता है, वर्ब सिंगुलर होता है, ठीक है। आप लोग अच्छे से समझते चलिए, एक एक पॉइंट को आप लोग समझते चलिए, मैं आपके साथ हूँ, मैं आप हर तरह से हेल्प करूँगा आपकी, आप चलिए तो आप चलिए, मैं धक्का देके पहुँचा दूँगा,
तो कहता है कि जब बहुवचन संख्या से किसी बंधी हुई रकम या दूरी का बोध हो तो वर्ब सिंगुलर होता है। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ, क्या कहता हूँ, 500 रुपये, 500 रुपये उसकी पगार है। पगार का मतलब कंफ्यूज ना होना, इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, तनख्वाह कह सकते हैं, तनख्वाह कहते हैं, सैलरी कहते हैं, अंग्रेजी में सैलरी कहते हैं। 500 रुपये उसकी पगार है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, 500 रुपये। अब 500 रुपये का मतलब एक एक रुपये को अलग अलग ना कीजिए, 500 रुपये को इकट्ठा कर दिया गया। क्या किया गया, 500 रुपये को इकट्ठा कर दिया गया। वह क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। यानी हम कहेंगे 500 रुपीज़, 500 रुपीज़, ये सब्जेक्ट हो गया। वर्ब हो जाएगा इज़, यहाँ पे हो गया हिज सैलरी। कंफ्यूज हो रहा है ना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। 500 रुपये, ये 500 रुपये एक एक रुपये करके अलग अलग बटे नहीं है, उनको इकट्ठा करके एक सैलरी, पगार बना दिया गया है। इसीलिए हो गया 500 रुपीज़ इज़ नॉट अ, इज़ हिज सैलरी। अब देखिए, मान लीजिए अगर कहा जाए 10 किमी, 10 किलोमीटर आगे लंबी दूरी नहीं है, 10 किलोमीटर लंबी दूरी नहीं है। अब यहाँ पे एक एक किलोमीटर को अलग अलग न देखिए, 10 किलोमीटर को इकट्ठा करके एक डिस्टेंस बना दिया गया, डिस्टेंस मान लिया गया, इसी सॉरी, तो एक डिस्टेंस इसको मान लिया गया है। तो ये इकट्ठा करने के बाद क्या हो गया, सिंगुलर हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं क्या, 10 किलोमीटर्स। ठीक है, 10 किलोमीटर्स इज नॉट अ लॉन्ग, नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, 10 किलोमीटर्स इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। आसान है, आसानी से आप लोग इसको समझ चुके होंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये अभी तो रूल 10 है हमारा। अब अगला रूल है हमारा रूल 11। देखते हैं हम लोग एक चीज़ को। देखिए, ये एक ऐसा क्लास है जिसमें मैं रूल पे रूल एक एक रूल बोलता जा रहा हूँ, बताता जा रहा हूँ। ठीक है, आप समझते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। ठीक है, तो उसको तैयार करने का तरीका क्या है, बैक हो जाइए, बैक करके देखिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, बार बार देखिए। जब किसी चीज़ को आप बार बार देखने लगेंगे ना, तो वो चीज़ें फिक्स होती जाती हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अपने रूल 11 के बारे में। रूल 11 क्या कहता है, तो डियर स्टूडेंट्स, रूल 11 कहता है, क्या कहता है, आइए समझते हैं रूल 11 क्या कहता है। रूल 11 कहता है, यदि एक ही सेंटेंस में अलग अलग पर्सन के प्रोनाउंस हों, अलग अलग पर्सन के प्रोनाउंस हों, तो उनका क्रम क्या होता है, इस पे ध्यान देना है। तो उनका क्रम, ठीक है, उनका क्रम होता है, कह सकते हैं 3 to 1। ठीक है, 3 to 1 का मतलब समझिए। 3 का मतलब क्या हो गया, थर्ड पर्सन। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, सेकंड पर्सन। ठीक है, और इसका मतलब हो गया फर्स्ट पर्सन। यानी लिखते समय सेंटेंस में कौन कहाँ है, उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आपको मतलब किससे होना चाहिए कि आप पहले थर्ड पर्सन को लिखिए, फिर सेकंड पर्सन को लिखिए, फिर उसके बाद फर्स्ट पर्सन को लिखिए। जैसे मैं कहूँ, सेंटेंस है, मैं तुम और वह, ठीक है, अच्छे मित्र हैं। मैं, तुम और वह अच्छे मित्र हैं। ठीक है, अब इसमें आपको करना क्या है, पहले आप आई लिख देंगे, यू लिख देंगे, ही लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। पहले आपको क्या करना है, थर्ड पर्सन को लिखना है। थर्ड पर्सन का मतलब क्या, ये हो जाएगा ही। फिर उसके बाद सेकंड पर्सन का मतलब हो गया यू, एंड
अब रहा है आपका फर्स्ट पर्सन मतलब आई, और यहाँ लिख देंगे आर, यहाँ लिखेंगे गुड, और यहाँ लिख देंगे फ्रेंड्स। ठीक है, अब आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन जानने में दिक्कत हो सकती है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन में दो सब्जेक्ट हैं आई और वी, दो सब्जेक्ट हैं। ठीक, इन दोनों के दो ऑब्जेक्ट भी हैं, एक होता है मी और अस, ये इनके ऑब्जेक्ट हैं। पॉजिटिव इनका हो जाता है माई, ठीक है, और एक माइन हो जाता है, ये इसके पॉजिटिव हैं, तो कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये सब के सब फर्स्ट पर्सन ही हैं। अगर हम सेकंड पर्सन कहें तो सेकंड पर्सन में क्या है, ये हम पर्सन बता रहे हैं, थोड़ा सा 2 मिनट बस पर्सन समझ लीजिए एक बार हल्के हल्के। तो सेकंड में क्या है, सब्जेक्ट है यू, ऑब्जेक्ट है यू, और इसका पॉजिटिव होता है योर। ठीक है, अब अगर थर्ड पर्सन की बात करें तो थर्ड पर्सन में कौन आता है, थर्ड पर्सन में आता है ही, शी, इट और दे, चार आते हैं। ही का मतलब हिम भी हो सकता है, हिज भी हो सकता है, ये सब थर्ड पर्सन है। ये हर है, यहाँ पे इट्स, यह भी फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन है, यहाँ पे हो सकता है देम, यहाँ पे हो सकता है देयर, ये सब के सब थर्ड पर्सन है। अब इसके अतिरिक्त में, इनके अतिरिक्त में अगर कुछ और भी नाउन्स हैं, यानी कि कोई और भी नाउन यानी कि नाम है, तो वे सब के सब थर्ड पर्सन में चले जाएंगे। इनका निर्धारण होता कैसे है, इनका निर्धारण ऐसे होता है कि जो फर्स्ट पर्सन है ये बोलने वाला होता है, बोलने वाला ही होता है फर्स्ट पर्सन, यानी इसको स्पीकर कहा जाता है। सेकंड पर्सन होता है लिसनर, सुनने वाला यानी कि ऑडियंस, जो बोलता है वह फर्स्ट पर्सन, जो सुनता है वह सेकंड पर्सन, और किसी अन्य व्यक्ति को देखा जाएगा तो वह सब थर्ड पर्सन में आ जाएंगे। ठीक है, अरे कहते हैं लोग ना, मेरे तुम्हारे बीच में थर्ड पर्सन को नहीं आना चाहिए, मतलब मेरे, मैं फर्स्ट पर्सन, तुम सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को नहीं आना चाहिए बीच में। ठीक है, वही चीज़ है यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को देखते हुए ही हम लोग सब्जेक्ट का निर्धारण करते हैं और उसी के अनुसार हमारे वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, आई होप कि रूल नंबर 11 आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट रूल यानी कि रूल 12 की ओर। ओके, 12, लास्ट रूल 12 के बारे में कहता है कि यदि सब्जेक्ट्स ठीक है एज वेल एज से जुड़े हों, एज वेल एज से जुड़े हों, ठीक, तो जो हमारा वर्ब होता है कैसा होता है, पहले सब्जेक्ट के अनुसार होता है, पहले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं अगर कहा जाए कि वह भी अपराधी है और मैं भी, वह भी अपराधी है और मैं भी। अब देखिए, वह भी अपराधी है मतलब इसका प्रयोग हो रहा है, मतलब कह सकते हैं ही, और दोनों लोग हैं तो कह सकते हैं एज वेल एज आई। एक सब्जेक्ट है ही, दूसरा सब्जेक्ट है आई। आपने कहा है कि अगर यह एज वेल एज से जुड़ा है तो वर्ब पहले सब्जेक्ट यानी इसके अनुसार इज गिल्टी। ठीक है, आसान है। एक्चुअली क्या है कि आई के बाद इज को देख के आप लोग कंफ्यूज ना होना। मैं बहुत पहले जब पढ़ता था, ठीक है, आप ही लोगों की तरफ से जब मैं पढ़ता था, उस समय एक लेक्चरर साहब थे, उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछ लिया था कि आई के बाद इज कब आता है, और उस समय मैं अभी हाई स्कूल में पढ़ता था। तो सही बताऊं तो उस समय मुझे कोई आइडिया नहीं था कि आई के बाद की इज आता है, लेकिन फिर जब मैं इंटरमीडिएट में गया, जब मैं पढ़ा और प्रैक्टिस करने लगा, तब मुझे भी समझ में आ गया कि आई के साथ इज यहीं पे आता है। अगर कोई कहे कि आई के बाद आर कब आता है तो तब भी आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। आप इसी एग्जाम्पल को कैसे कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। आप कह सकते हैं क्या कि कह सकते हैं तुम भी खिलाड़ी हो और मैं भी। अगर ऐसा हो जाए तब आप कहेंगे क्या,
एज वेल एज आई। अब पहला सब्जेक्ट क्या हो गया, यू हो गया ना, यहाँ पे लिख देंगे आर गिल्टी। हमेशा ध्यान रखेंगे इस एज वेल एज को, हमेशा आप लोग नज़र में ज़रूर रखेंगे। तो जब आप इनको नज़र में रखेंगे तो चीज़ें गड़बड़ नहीं जाएंगी, हमेशा आपको समझ में आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये टॉपिक हम लोगों का अच्छा खासा टॉपिक था, मज़ेदार था, मज़ा भी आया, पढ़ने में भी मज़ा आया होगा। मुझे तो पढ़ाने में बहुत मज़ा आया, आपको कितना मज़ा आया आप लोग जान सकते हैं। तो चीज़ें अच्छी हैं, आप ज़रूरत है इन्हें पढ़ने की, समझने की, तैयार करने की, प्रैक्टिस करने की। जितना बेहतर आप कर सकते हैं करिए, मैं आपके साथ हूँ। जहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जब कांटेक्ट करेंगे तो आपकी समस्याओं को सॉल्व कर दिया जाएगा। तो बस बच्चों, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, प्रसन्न रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए देखते रहिए, समझते रहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।